ठीक है. So yesterday we started with the wave nature of electromagnetic radiation, where we talked about that the light, right? लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है, वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकती है, एंड इट कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव. ओके, राइट. तो जो पार्टिकल नेचर है उसमें हम कहते हैं इन पार्टिकल्स को दे आर द कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट. ओके, एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द वेव नेचर, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कल, दैट व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इन द वाटर, ठीक है, तो आप देखते हो कि जो पानी है उसमें भी जो वेव्स हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं लाइक दिस. ठीक है, पानी में जो वेव्स हैं वो आनी शुरू हो जाती है ना. अब आपने एक चीज और देखी होगी कि ये वेव्स जो हैं ये किस तरफ जाती हैं, ये बाहर की तरफ जाती है. दे डोंट मूव इनसाइड, ये वेव्स जो है वो बाहर की तरफ जाती है. एक वेव जो है, राइट, दूसरी, ये सारी बाहर की तरफ जाती है. बट ऑन द सेम केस, ठीक है, अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है, जब आप उसमें पानी, उसमें स्टोन फेंकते हो तो वाटर जो है वो एज इट इज लाइक ऐसे ऑसिलेट करता है. जो पानी की ड्रॉपलेट्स है, राइट, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग. ओके, सो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, दैट द ऑसिलेशन डायरेक्शन, जो पानी की ऑसिलेशन हो रही है, जो पानी की ऑसिलेशन, ऐसे जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, जब वो मूव कर रही है तो वो ऐसे ऑसिलेट कर रही है. ठीक है, सो ऑसिलेशन डायरेक्शन इज perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो पानी की वेव्स हैं वो बाहर की तरफ ऑसिलेट कर रही हैं, वो बाहर की तरफ प्रोपगेट कर रही हैं. ठीक है, इस तरफ जो है वो क्या हो रही है, प्रोपगेशन हो रही है टुवर्ड्स द आउटसाइड. और जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ऐसे ऊपर नीचे उछल कर रहे हैं. ठीक है, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे. तो दैट मीन्स जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन होगी, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स की डायरेक्शन है और ये जो वेव्स की प्रोपगेशन है जो बाहर की तरफ है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं. ठीक है, क्लियर, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं. ओके, यहां से हम ये देखते हैं. ओके, अब इसको मैं फर्दर इलैबोरेट करती हूँ कि इसका क्या मतलब है. चलो, नाउ यू नो एवरीथिंग. ठीक है, कोई भी लाइट है, एक्स रेज हो गए, वी आर हैविंग गामा रेज, माइक्रोवेव्स, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, दे ऑल एमिट एनर्जी. ये सारी चीजें क्या देती हैं हमें, एनर्जी एमिट करती हैं कॉन्टिन्यूसली without any break, right? They keep on emitting energy without any break. Okay, and that energy is emitted in the form of, this energy is emitted in the form of radiations और waves, जिसको हम ऐसे ये वाली waves की बात कर रहे हैं. ठीक है, we are talking about these waves. ठीक है, राइट, और यहाँ पर ये जो एनर्जी एमिट करते हैं हम इसको कौन सी एनर्जी क्या देते हैं, रेडिएंट एनर्जी. ओके, राइट, तो रेडिएशंस की जो एनर्जी है हम उसको कौन सी एनर्जी क्या देते हैं, रेडिएंट एनर्जी क्या देते हैं. दैट मीन्स एवरी सोर्स ऑफ लाइट, एक्स रेज हो गए, लाइट हो गई, गामा रेज हो गए, ये सारी चीजें क्या करेंगी, they will emit energy in the form of radiations, in the form of waves, and we call this energy as radiant energy. ठीक है, यानी कि ये एनर्जी जो है वो in the form of radiations बाहर जा रही है. ओके, अब जो मैंने अभी आपको चीज बताई है about the propagation and the oscillation, ये waves जो हैं, right, ये waves जो हैं they are associated with electric and magnetic field. यानी कि इसके चेंज होने से, ठीक है, ये वेव्स जो हैं they will be also getting affected, right?
So these radiations, these waves, they are further associated with electric and magnetic field. यानी कि current और magnetism जो है वो इसको affect करते हैं. Okay, where what we say that they both electric field and magnetic field एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया ना इसकी, कि अगर ये वेव जो है वो बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनकी ऑसिलेशन कैसे है, ऊपर है नीचे है, तो ये एक दूसरे में क्या बना देते हैं, परपेंडिकुलर बना देते हैं. ठीक है, तो वैसे ही जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं एंड हियर वी आर टेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो लेट मी शो यू वन पिक्चर जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे कैसे वो वेव जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड है. देखिए, कैन यू सी द फिगर? जो रेड वाले हैं दे आर शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है. कैन यू सी? जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है वेव्स, ठीक है, दे आर शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नीचे की तरफ है लाइक दिस, दे आर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो कैन यू सी ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहे हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, क्लियर बेटा? तो these waves they are associated the EM radiations, electromagnetic, नाम से ही पता चलता है कि electro and magnetic. EM का मतलब क्या है, electromagnetic. That means they are associated with electric and magnetic field. ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या चलते हैं, हमेशा perpendicular चलते हैं. This electric and magnetic field it always oscillate in the direction perpendicular to each other. Clear? The first thing we talked about that these radiations, ठीक है, they are emitting continuously, energy is emitting continuously in the form of radiations or waves. ठीक है, दूसरा हमने ये कहा है कि ये radiations जो हैं वो एक दूसरे के perpendicular oscillate करती हैं. The electric and the magnetic field that is associated with these waves. ठीक है, क्योंकि electromagnetic का मतलब क्या है, EM का मतलब ही यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, electromagnetic. That means they are associated with electric and magnetic field. और ये फील्ड जो है वो एक दूसरे के हमेशा क्या चलता है, परपेंडिकुलर चलता है. ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग कि ये रेज जो है वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, ये रेडिएशंस जो हैं. ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट. That is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ठीक है, तो जो आपकी EM रेडिएशंस हैं या EM वेव्स हैं वो हमेशा किस स्पीड से ट्रैवल करेंगी, they will be traveling with the speed of the light, that is 3 into 10 raised to power 8. And one thing more, they don't need any medium for their propagation. ठीक है जी, तो ये वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर जाती हैं. मीडियम का मतलब है कि इनको एयर जो है वो नहीं चाहिए, सो दे कैन आल्सो प्रोपेगेट इन द वैक्यूम. ओके, सो दे डोंट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. क्लियर बेटा? ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो हम वेव्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक वेव बना लेते हैं पहले. ठीक है, लाइक दिस आई हैव शोन यू द वेव कैरेक्टर. ठीक है, अब वेव्स के साथ कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं. सबसे पहले बात करते हैं वेव लेंथ की, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. ये हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करनी है. ठीक है, ओके,
वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं बाय लैम्डा। ओके, सो मोस्ट कॉमनली हम ये शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स ही यूज करेंगे, ठीक है, लैम्डा। ओके, सो व्हाट इज वेवलेंथ? दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस है ये? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive crest और trough। अब crest और troughs क्या होते हैं? ये जो ऊपर वाले पार्ट है, they are known as the crest, ठीक है। अगर हम इसको 0 के स्केल पे देखें तो ये ऊपर वाले पॉजिटिव है, ये नीचे वाले नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जो आती हैं आपकी वेव्स, they are showing the crest, this is one crest, this is the second crest। और ये जो नीचे वाली हो जाती हैं, they are the trough, ठीक है। तो 1 dash and 2 dash they are the trough, 1 and 2 they are the crest, ठीक है। ये वेव्स के लिए होती है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मींस जो साथ साथ वाली है। अब देखो ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट है, तो इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, दैट वी विल बी सेइंग एज लैम्डा, ठीक है। या तो आप दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस ले लो, डिस्टेंस ले लो, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से सेंटर से हम इन दोनों का डिस्टेंस ले लेंगे एंड दैट वी विल बी सेइंग एज लैम्डा। ओके, ठीक है बेटा। सी लैम्डा इज अ डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम नॉर्मली किस यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं? मीटर्स में। स्टैंडर्ड तो हमारा मीटर ही है, ठीक है, बट और भी हम यूनिट्स यूज कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताए भी हुए हैं एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इट इज 10⁻⁻10 मीटर। वी कैन आल्सो यूज एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए। 1 नैनोमीटर भी आपको करवाया हुआ है 10⁻⁻9 मीटर। क्या होता है कि कई बार जो वेवलेंथ है वो आपको जैसे नैनोमीटर्स में दी हुई है, आपने उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, क्लियर। 1 माइक्रोन दैट इज 10⁻6 मीटर। मिली माइक्रोन, मिली का मतलब 3 आ जाएगा, तो 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स भी आपने साथ में याद रखनी, क्योंकि आपको कई बार वेवलेंथ जो है वो इन यूनिट्स में दी जा सकती है, ठीक है। तो आपने उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। ओके, क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। सेकेंड टर्म की बात करते हैं। ये आपने नोट कर लिए बेटा टर्म्स? हैव यू नोटेड डाउन? द सेकेंड टर्म इज एम्पलीट्यूड। The second term we are talking about is amplitude, जिसको हम small a से denote करते हैं। Now this is particularly the height of the crest or trough, ठीक है। किसी भी crest की या trough की जो height है उसको हम क्या कहते हैं? amplitude। यहां से यहां तक, ठीक है। This thing 0 से वो कहाँ कितना ऊपर तक गया है, that distance we are talking about as amplitude. Okay, so this is the height of the crest or trough. Okay, and again क्योंकि height की बात कर रहे हैं, ठीक है, distance की बात कर रहे हैं, तो again जो इसके units होंगे they will be expressed in terms of length, that means meter, ठीक है जी। तो इसके भी जो यूनिट्स हैं that will be expressed in terms of the length, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो अगेन मीटर में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। ओके, राइट। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? हाइट हो जाती है, वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ।
ठीक है, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, जो साथ साथ वाली हैं हमने उनका डिस्टेंस लेना है, ठीक है, वेवलेंथ के लिए। और हाइट आप क्रेस्ट की भी ले सकते हो, ट्रफ की भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों जो है वो सेम डिस्टेंस पर जाएंगे। एंड वन थिंग मोर, एक कंप्लीट ऑसिलेशन किसको कहते हैं हम? When the wave is going to have one complete oscillation, whenever it is going to complete one crest and one trough. ठीक है, one crest and one trough, it marks the one complete cycle कह सकते हो या oscillation कह सकते हो of that wave. ठीक है जी, तो यानी कि एक साइकिल में एक क्रेस्ट होगी और एक ट्रफ होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टर्म। तो वेवलेंथ डिस्कस कर ली है, दैट वी कॉल्ड एज लैम्डा, ठीक है। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करेंगे। एंड कमिंग टू द थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लाइक दिस, ये सिंबल है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं? न्यू। क्या कह देते हैं हम इसको? न्यू कह देते हैं, ठीक है। Now what is frequency? It is the number of wavelengths that passed through a point in 1 second, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो हैं वो एक पॉइंट से पास हुई हैं इन 1 सेकेंड में, ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स यू माइट बी नोइंग, सेकेंड इनवर्स भी होते हैं एंड वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स फॉर द फ्रीक्वेंसी, ओके। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम यहाँ पे c से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि जो v वाला सिंबल है वो ऑलरेडी हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको c के साथ डिनोट करेंगे, ओके। सो वेलोसिटी, वेलोसिटी वैसे किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसी से ही हम इसको यहाँ पे शो करेंगे, दैट द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वेव ने कितने सेकंड में? इन 1 सेकंड, ठीक है। टाइम को हमने 1 कह दिया है यहाँ पे, और हमने देख लेना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट वी विल बी सेइंग एज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। वेलोसिटी के यूनिट सेम होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस है तो मीटर्स में एक्सप्रेस होगा, टाइम जो है वो सेकंड्स में जा रहा है, सो दिस इज मीटर पर सेकंड, क्लियर? Coming to the next term, that is the wave number. Now next term is वेव नंबर। हमने वेव लेंथ कर ली, एम्पलीट्यूड किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की है, वेलोसिटी की है। नाउ दिस इज वेव नंबर। और वेव नंबर का क्या सिंबल है याद रखना है हमने, जो हमने फ्रीक्वेंसी का लिखा था ना न्यू, उसके ऊपर हमने लगा देनी है बार, ठीक है। जो हमने फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखा है, सिंबल लिखा है ना न्यू, उसके ऊपर हमने लगा देनी है बार। सो न्यू बार इज द सिंबल फॉर द वेव नंबर, ठीक है जी। सो इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स that can be accommodated ठीक है जी। तो कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो है वो हम अकोमोडेट करेंगे इन 1 सेंटीमीटर लेंथ along the direction of propagation,
ठीक है जी। अब जो वेव नंबर के रिलेशन है विद द वेवलेंथ दैट इज इनवर्स, ठीक है, ये हमने याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट द वेव नंबर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ, ठीक है, क्लियर। तो अगर वेवलेंथ की यूनिट्स हम मीटर में ले रहे हैं तो वेव नंबर के क्या हो जाएंगे, मीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये इसका रिवर्स हो गया ना, 1/, हमने कर देना है। तो अगर ये मीटर्स में है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। इट इज द रिलेशन बिटवीन velocity that is c, wavelength and frequency, ठीक है, velocity, wavelength and frequency का relation है, that is nu is equal to c by lambda, very very important relation, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए हैं जो न्यू बार है दैट इज 1/λ। तो अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा ऐसे खोल के लिखूं, सो कैन आई राइट 1/λ इज न्यू बार। तो हम अपने रिलेशन को इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम अपने रिलेशन को इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर, ओके। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट ईएम रेडिएशंस की बात की है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्मिक रेज, ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रे वेव्स, ओके, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये सारी जो है दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, हमने इनको क्या करना है, एक ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे आप 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के आए हो ना, कि हम मेटल्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी जो है वो इन लगाते हैं, ठीक है, वी अरेंज देम। सो इन द सेम वे हम भी यहाँ पर ये वेव्स को, ये जो रेज हैं, ठीक है, इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं एंड दैट ऑर्डर इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अगर आप ये रिलेशन देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो अगर ये चीज वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इट विल डिक्रीज। तो या तो मैं कह सकती हूँ कि आइदर आई विल बी अरेंजिंग इन देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो मैं इनको इस ऑर्डर में अरेंज करती हूँ। सो इट इज द अरेंजमेंट, लेट्स राइट डाउन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिख देते हैं। सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट electromagnetic waves or radiations in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, ठीक है जी। तो जो मैंने ऑर्डर लिखा था आपके लिए दैट इज द सेम,
तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है दैट इज फॉर द कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बाद आती हैं गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जिनको हम कह देते हैं, ठीक है, देन इट इज द विजिबल, देन IR दे आर द इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स के बाद आ जाते हैं माइक्रोवेव्स एंड इन द लास्ट देयर आर रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द अरेंजमेंट।